पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में किस प्रकार से आया और किस प्रकार से अनुच्छेद संख्या 344 का उपयोग करके 340 का उपयोग करके आयोगों की गठन किया गया और फिर पिछड़े वर्ग के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 खंड 4 में स्थापित किया गया है। सदैव हम सब जानते हैं कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ते चले गए। भारतीय संसाधनों का अधिकांश फायदा उच्च वर्गों के लोगों ने, जो पहले से शिक्षित थे या जिनकी आर्थिक संपन्नता ठीक ठाक थी, उनको अधिक मिला और सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर लगभग एक लंबे समय तक भारतीय समाज का जो स्वर्ण वर्ग है उस पर आसीन होता चला गया। संसाधनों की कमी के कारण, आर्थिक अक्षमता के कारण, जानकारियां न होने के कारण पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और अपर क्लास में भी एक वर्ग ऐसा रहा जो इन सुविधाओं से, इन नौकरियों से, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट से वंचित रहता चला गया। इन्हीं वंचितों के लिए, जो पिछड़ गए अपने सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम में, उनके लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद संख्या 340 की संकल्पना स्थापित की है। उसका जो रीज़न है, कारण है, वो ये है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जातिगत उनकी पहचान करके उनको सामाजिक न्याय की बराबरी प्रदान किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि अनुच्छेद संख्या 340 का उपयोग करके राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, जो समाज के अंदर उनको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। उनके लिए आरक्षण की या विशेष प्रावधान के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। सरकार अगर राष्ट्रपति की बात को मानती है तो उसे लागू करती है, अगर कुछ विसंगतियां पाई जाती हैं तो उसको टालने का प्रयास करती है। सो आइए समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से राष्ट्रपति ने अनुच्छेद संख्या 340 का उपयोग करके पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे प्रथम आयोग 1953 में बनाया गया। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे काका काकेलकर। काका काकेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस काका काकेलकर आयोग ने समाज से पिछड़ा वर्ग की जातियों को आइडेंटिफाई करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 1955 में प्रस्तुत की। कुछ बातें थी, कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और सिफारिश की राष्ट्रपति को कि ये वर्ग, ये जातियां
ऐसा है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, उनके लिए संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन उस समय की सरकार, नेहरू और बाद में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, काका कालकेकर की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। कुछ खामियां कुछ इस प्रकार की थी कि सामाजिक आर्थिक मापदंडों की कमी दिखाई पड़ती है इस रिपोर्ट के अंदर। तो प्रथम रिपोर्ट को उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और ये सरकार जो कुछ भी किया उसने उस आयोग की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। बाद में भारतीय राजनीति बदलती चली गई और फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। तो कह सकते हैं कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, टाइम है 1979 का। असल में हुआ ये क्या था कि 1975 की इमरजेंसी थी, 76 में चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई और भारत में पहली बार एक कोएलिशन की गवर्नमेंट, बहुत से दलों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया। उस संगठन में जिसमें उस सबकी जनसंघ थी, समाजवादी पार्टी थी, या जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और भारतीय राजनीति के सशक्त विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी उस गवर्नमेंट के विदेश मंत्री थे और अपने समय के धर्म आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी उस सरकार में दूरसंचार मंत्री बनाए गए। निर्णय ये हुआ कि पिछड़ा आयोग फिर से बनाया जाए और भारतीय समाज की जो समरसता बटी हुई है, जो असमानताएं हैं, उसके आधार पर फिर से जाति को वर्ग बनाकर एक पिछड़ा वर्ग को चिन्हित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। ये एक सदस्यीय दल था, आयोग था। वीपी मंडल झारखंड के रहने वाले थे, लोकसभा के सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में ही द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1979 के अंदर और भारतीय समाज से लगभग 4000 से अधिक जातियों को उन्होंने चिन्हित किया कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो जाति का एक वर्ग समूह बनाया और वर्ग समूह को आरक्षण के आधार पर उन्हें प्रावधान के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश की। एक बात यहाँ याद रखना होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हमारे यहाँ आरक्षण जो है वो जातिगत नहीं, बल्कि जातियों का वर्ग बना के वर्ग समूह के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो किसी एक स्पेसिफिक जाति को आरक्षण नहीं है। सामाजिक आर्थिक रूप से जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, उन सब जातियों का एक वर्ग समूह बनाकर उनको आरक्षण दिया गया है, न कि किसी एक विशेष जाति को। परीक्षा इन बातों पे ही देती है ध्यान, और ऐसे क्लियर रहेगा तो आपको अपने अपने प्रश्न का सही उत्तर चयन करने में सुविधा होगी। सरकारें बदलती रही,
राजनीतिक घटनाक्रम बदलता रहा। 1980 में चुनाव हुआ और कांग्रेस फिर से जीत गई। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री पुनः बनी, लेकिन उन्होंने वीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया, उन्होंने लागू नहीं किया। 84 में भारतीय राजनीति में एक दुखद घटना रही और इंदिरा गांधी की हत्या हुई। नए प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कांग्रेस ने चयन किया, लेकिन राजीव गांधी ने भी वीपी मंडल की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। तो सिफारिश जो वीपी मंडल ने सिफारिश किया था पिछड़े वर्ग के लिए, वो लागू नहीं हो पाई। भारतीय राजनीति में फिर से करवट बदला। समय आया 1989 का, जहां फिर से चुनाव होने थे। चुनाव में कांग्रेस के ही एक बड़े महत्वपूर्ण नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो पहले वित्त मंत्री रहे थे कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने राजीव गांधी, कांग्रेस, इस सब का अपोज किया। और जनता दल उस समय का एक सामाजिक दल था, जिसने राजीव गांधी को, उस समय एक घोटाला हुआ था बोफोर्स कांड का, एक तोप खरीदी गई थी स्वीडन से। उस तोप को खरीदने में कहा, यह आरोप ये लगाया गया कि राजीव गांधी ने कुछ रिश्वत खाई है, कुछ घूस खाया है। वीपी सिंह ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर समाज में अपने राजनीतिक प्रचार में उपयोग किया। परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी को या कांग्रेस को चुनाव में हार देखना पड़ा और फिर से एक गठबंधन की सरकार बनी। उस गठबंधन को वीपी सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। परिणाम यह हुआ कि 1990 में, और ये भी वादा किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कि अगर हम सत्ता में आए तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। 1990 में सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। स्पष्ट रहा कि मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण का रिकमेंडेशन किया था। वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में 27% का पूरा आरक्षण बैकवर्ड क्लास को दे दिया। लेकिन जो जनरल क्लास था उसने बहुत प्रतिक्रिया की। हम लोग तब छात्र हुआ करते थे और उस आंदोलन के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। भारत ने प्रथम बार छात्र कर्फ्यू देखा है। भारतीय आंदोलन में बहुत आंदोलन हुए, बहुत प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, लेकिन ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ा कि छात्रों का कोई कर्फ्यू हो, सड़कें सूनी हो, केवल बाजार में छात्र हो और सब कुछ बंद हो, सब कुछ स्टक हो गया हो, सब कुछ जाम हो गया हो। दिल्ली विश्वविद्यालय का राजू गोस्वामी, जो एक बहुत होनहार छात्र था, इस आंदोलन में इस आरक्षण के खिलाफ उसने अपने शरीर पर कुछ केरोसिन ऑयल डालकर अपने आप को जला लिया और उसकी बहुत दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन आरक्षण लागू हुआ। तब से ही मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के समूह के लिए 27% का आरक्षण लागू है।
वर्तमान में भी है। आयोग ने यह भी कहा था कि भारत सरकार इस बात को चिन्हित करे कि यदि कोई बैकवर्ड क्लास की जाति जो इस वर्ग समूह में है, अगर उस वर्ग समूह में उस जाति को 50% से अधिक सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है तो उस जाति को बाहर किया जाए, अर्थात आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए। परंतु हम आज सब जानते हैं कि बात चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो सरकारी नौकरियों में 50% ही नहीं बल्कि 70% से ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न ये है कि आरक्षण के इस प्रावधान में कौन छेड़छाड़ करेगा या उन जातियों को कौन बाहर करेगा। चूंकि वोट बैंक की राजनीति है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार ऐसा करती है तो उसको उस जाति का गुस्सा देखने को मिलेगा और चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ेगा या चुनाव में उसको नुकसान होगा। हार जीत एक अलग मसला है, लेकिन हार तो संभावित हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आयोग की सिफारिश ये थी कि 50% से अधिक अगर कोई जाति समूह को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेकर अगर उसकी भागीदारी सुनिश्चित होती है तो उसे आरक्षण से बाहर किया जाए। पर ये केवल आयोग की सिफारिश है, कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई दल इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ये होना चाहिए ताकि जो सच में वाकई पिछड़े हैं उसको उसका लाभ मिल सके, और जो इस आरक्षण का लाभ लेकर अपने आप को आगे बढ़ा चुकी हैं उन्हें या तो स्वतः छोड़ देना चाहिए या सरकारों को चाहिए कि राजनीतिक लाभ हानि से बाहर निकलकर भारत के समरस समाज को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समय निश्चित करें जहां आरक्षण जैसी नीतियों को कम से कम किया जा सके ताकि वंचित वर्ग उसका अधिक से अधिक लाभ पा सके। यह है मंडल आयोग या आयोगों की सिफारिशें। इसमें एक क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि किनको वो जातियां जो बैकवर्ड क्लास समूह के अंतर्गत हैं लेकिन उनको बैकवर्ड क्लास का आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जो आर्थिक रूप से संपन्न है तो क्रीमी लेयर का एक खंड इसके अंदर है, लेकिन चूंकि ये क्लास बहुत लंबा ना हो और आपको समझने में इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक समय व्यतीत ना करना पड़े, इसलिए शॉर्ट में ही देखिए। मैं दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में आपको क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है उसकी व्याख्या कर दूंगा। जब लागू हुआ तब कैसे था, आज की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में किस मापदंड पर क्रीमी लेयर के वर्ग के लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाता है, अर्थात कितना वार्षिक आय के आधार पर क्रीमी लेयर का प्रावधान है और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा।